गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटिन्यूअस क्लास हम ले रहे हैं और आज के क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में और इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। ठीक है, आज का जो ये क्लास है, आज के क्लास में हम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला की हम बात करेंगे, फॉर्मूला डिराइव की हम बात करेंगे और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका हम पार्ट 2 बना देंगे। उसमें हम सिर्फ आज के लेक्चर के बीच में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, है ना। तो आज सिर्फ हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आप इसके थ्योरी को अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला नंबर है आपका सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर है सेक्शन फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूला में ना दो पार्ट होता है, एक होता है फॉर इंटरनल डिवीजन, अब ये इंटरनल डिवीजन क्या है, मान लीजिए इफ ऐसे लिखिए आप, कल फिगर हम बता दें तब आपको समझ में। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, दो पॉइंट है, इसका Z1 कोऑर्डिनेट है, इसका Z2 कोऑर्डिनेट है। इसको कोई एक तीसरा पॉइंट R है, ये है ना, M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, वही चीज़ हम लिख देते हैं, इफ अ पॉइंट RZ divides the line segment P एंड Q। ये Z1 Z2 हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोऑर्डिनेट लिए हैं। अगर आप कार्टेशियन सिस्टम की बात करेंगे तो x1 y1 होता है और वो x2 y2 होता है। ठीक है, और इसकी हम बात करेंगे तो ये xy आपका हो जाएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट, इफ अ पॉइंट RZ divides the line segment P Z1 and Q Z2 in the ratio M/N, देन अगर इंटरनल डिवीजन, जैसे यहाँ पे हम इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो R का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा Z का, ये आपका हो जाएगा MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M+N। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस है, इसको भी आप देख लीजिए। इफ R इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, देन इस केस में क्या हो जाएगा, अगर R मिड पॉइंट हो गया तो देन इस केस में R का जो कोऑर्डिनेट होगा, है ना, मिड पॉइंट होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा Z2 प्लस Z1 अपॉन 1+1, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक हो गया और ये इंटरनल डिवीजन के लिए दूसरा फॉर्मूला होगा। इसमें बी पार्ट भी है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में ये होता है, जैसे मान लीजिए ये P पॉइंट है, Z1 कोऑर्डिनेट है, ये Q है, ये Z2 कोऑर्डिनेट है। तो एक बाहर में कोई R पॉइंट होगा Z, जो इस लाइन सेगमेंट को M और N के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, P और Q है, एक पॉइंट R है जो एक्सटर्नली इसको M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में R का जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा MZ2 माइनस NZ1 अपॉन M-N। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होगा। ठीक है ना। दूसरा नंबर आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड नंबर आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से ये P Z1 मान लेते हैं, ये Q Z2 मान लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस। मॉडुलस हम इसलिए लगा दिए क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा और मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है,
पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, इसीलिए मॉड हम लगा दिए। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1 मान ले, और Z2 इज इक्वल टू अगर हम X2 प्लस IY2 मान दो, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 है तो X2 प्लस IY2 माइनस X1 प्लस IY1। अगर रियल पार्ट को एक साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1 प्लस प्लस नहीं माइनस I कॉमन ले लेंगे तो Y2 और प्लस की माइनस Y2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस ले लिए हैं, हाँ तो प्लस माइनस माइनस Y1, ठीक है ना। X2 माइनस X1, ठीक है, और ये अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा ना, इसको प्लस ले लीजिए तब तो माइनस होगा ना, ठीक है, प्लस ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस में है तो इसको लिख सकते हैं X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। तो ये भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने में ये यूज होता है। अब मान लीजिए कि हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ओरिजिन का पॉइंट कितना होता है, 0,0 होता है। तो ओरिजिन अगर मान लीजिए ये जो P कोऑर्डिनेट है ना, अगर ये ओरिजिन होता, ओरिजिन कहने का मतलब अगर ये पॉइंट 0,0 होता, उस केस में अगर हम P से Q के बीच का डिस्टेंस निकालते तो क्या हो जाता, ये तो कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो उस केस में X2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या हो जाता है, X2 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ओरिजिन हो जाएगा ये पॉइंट, हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, इफ PZ इज ओरिजिन डन PQ इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये X2 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर। क्यों होगा ये X2 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर, क्योंकि ये Z1 का जो कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 0,0 हो जाएगा। 0,0 क्यों होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है। क्लियर है इतना पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं, है ना, बाइसेक्टर के बारे में और सर्कल के इक्वेशन के बारे में और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में। आप इसको नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट थर्ड है आपका इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें क्या होता है, ये दो फिक्स पॉइंट हैं, ये जो P है Z1 और Q Z2 जो है, ये दो कोई फिक्स पॉइंट है, और R जो पॉइंट है Z, ये एक मूविंग पॉइंट है, और मूविंग पॉइंट ऐसे है कि ये ऑलवेज इक्वल होता है, देखिए, ठीक है, देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। इफ P Z1 and Q Z2 are two fixed points and RZ is a moving point, RZ is a moving point such that इस तरीके से मूव कर रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम PR is equal to डिस्टेंस फ्रॉम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, ठीक है, QR। देन इस केस में हम लोग RZ जो है ये is the perpendicular bisector of line PQ। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से एक एंगल फॉर्म कर दें तो ये एंगल जो फॉर्म करेगा वो कितना फॉर्म करेगा, ये 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म करेगा अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, तो इसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेट इज, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस ऑफ PR जो है वो डिस्टेंस ऑफ किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ PR क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z माइनस Z1, और डिस्टेंस ऑफ QR क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Z माइनस Z2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। क्लियर है। फोर्थ नंबर है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है।
ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is z0 and radius is r given by, ठीक है, गिवन बाय, ये पॉइंट एक पी मान लेते हैं, जो गिवन बाय ये क्या हो जाएगा, z माइनस z0 इज इक्वल टू r। ये सर्कल का इक्वेशन होगा जब ये z0 क्या है, सर्कल का सेंटर है, ये r क्या है, सर्कल का रेडियस है, और p एक पॉइंट है उस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर में। तो ये डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है, r के इक्वल होगा, तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से दो केस राइज हो सकता है कि अगर ये z माइनस z1 का वैल्यू r से छोटा हो जाएगा, देन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा इंटीरियर ऑफ z माइनस z0 बराबर r। ये इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये z माइनस z0 का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है आपका वो एक्सटीरियर हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर, आप इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर, ट्रायंगल इन इक्वालिटी, ट्रायंगुलर इन इक्वालिटी, ठीक है। ट्रायंगुलर इन इक्वालिटी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स वाई ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन है, ये दो पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक बी ले लिया और ये एक ए ले लिया। ए और बी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे ए और बी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 z2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइड ऑफ OA का साइड, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ये O का कोऑर्डिनेट कितना 0 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z1 माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड z1। और इसी तरीके से साइड ऑफ OB का बात करेंगे तो ये हो जाएगा z2 माइनस 0, तो मॉड z2 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे साइड ऑफ AB का, तो AB का साइड कितना हो जाएगा, AB का साइड हो जाएगा z2 माइनस z1 का मॉडुलस, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से लिखते हैं, नाउ हम देख रहे हैं क्या, अगर हम OA माइनस OB का मॉडुलस करें तो ये छोटा होगा AB से और छोटा हो जाएगा ये OA प्लस OB से, ठीक है। ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं, जो ट्रायंगल यहाँ है ना, इन ट्रायंगल OAB, इसमें से हम ऑब्जर्व करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये OA का वैल्यू कितना है, ये मॉड z, माइनस OB का वैल्यू कितना है, मॉड z2, लेस देन AB को हम क्या लिख रहे हैं, z2 माइनस z1, लेस देन OA को हम क्या लिख रहे हैं, मॉड z1, और इसको लिख रहे हैं मॉड z2। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, z2 को रिप्लेस कर दें किससे, माइनस z2 से, तो भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मॉड z1 माइनस इज लेस देन इक्वल टू, z2 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस z2 माइनस z1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस माइनस ऑफ मॉड z2। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि अगर हम z2 लिखें या माइनस मॉड z2 लिखें तो मॉडुलस के बाहर तो ऑलवेज वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मॉड z1 माइनस मॉड z2 का वैल्यू हो जाएगा प्लस z2, लेस देन, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, देखिए ऐसे हम कुछ कर रहे हैं, जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो z2 प्लस z1 हो जाएगा ना, और जब भी इसका मॉडुलस लगा देंगे तो ये z2 प्लस z1 के ही इक्वल होगा वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस, हम माइनस ऑफ मॉड z2 को क्या कर रहे हैं, प्लस ऑफ मॉड z2 कर रहे हैं। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, ठीक है। दो फॉर्मूला ट्रायंगल इनइक्वालिटी में है, पहला ये फॉर्मूला है, दूसरा ये फॉर्मूला, इसी का डेरिवेशन है ये, और कुछ नहीं है, रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया, है ना। आप कह सकते हैं सर z1 को रिप्लेस क्यों नहीं किया माइनस z1 से, आप उसको भी रिप्लेस कर दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। आप दोनों ही तरीके से वो कर सकते हैं, क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए। और आज के क्लास में हम सिर्फ, पहले ही हम आपको बता चुके हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट के बारे में बात किए हैं। इसका पार्ट 2 लेक्चर जो हम आपको बताएंगे अगले क्लास में, उसमें हम सिर्फ इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और
उसके अगले लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, जो भी ज्योमेट्रिकल पॉइंट में है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री में जो भी कंसेप्ट छूट गया उसको हम डिस्कस कर देंगे। तो ये पूरा जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये पूरा लेक्चर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।